स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत सियासी खबर से। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हल्के से बड़ी खबर है। चर्चा है कि शरद यादव फिर से जेडीयू में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता शरद यादव के संपर्क में हैं और वे वापस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। शरद यादव की जेडीयू में वापसी की चर्चा तेज है। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने शरद यादव से संपर्क साधा है। शरद यादव से जेडीयू नेताओं की बातचीत चल रही है। जेडीयू से अलग होकर शरद यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। 2019 में फिर आरजेडी के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे शरद यादव। लेकिन अब शरद यादव की घर वापसी, जेडीयू में वापसी की चर्चा तेज है। चाहता हूं कि शरद जी पहले जनता दल यू में थे, सर्वे सर्वा थे। माननीय नेता नीतीश कुमार जी उनको बहुत सम्मान देने का काम किया, जितना सम्मान मिलना चाहिए उससे भी ज़्यादा देने का काम किया। अब उनको तय करना है कि घर वापस आना है या उधर ही रहना है। जहाँ हैं वहाँ मान और सम्मान नहीं मिलता है। देखिए, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि मीडिया में चर्चा है, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि शरद जी की घर वापसी होगी या नहीं होगी। और शरद यादव जी को तय करना, हमको तो तय करना नहीं है। भाई, आदरणीय शरद यादव जी को जिस तरह अपमानित किया गया था, हमें नहीं लगता है ये कयास हो सकते हैं। ये मुद्दा बनाने के लिए इस तरह का जेडीयू वातावरण तैयार कर रही है। लेकिन आदरणीय शरद यादव जी पुराने समाजवादी नेता हैं। देखिए, राजनीति में कई कयास लगाए जाते हैं, लेकिन जहाँ तक शरद यादव जी को हम जानते हैं कि शरद यादव जी बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। कभी स्वाभिमान से उन्होंने समझौता नहीं किया पद के लिए। और जहाँ उनका स्वाभिमान गिरा हो, जो नीतीश कुमार उनको अपमानित किया हो, जो नीतीश कुमार उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाए हो, जिस नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने वाले शरद यादव हैं, उस शरद यादव को अपमानित क्यों हो, तो जहाँ उन्होंने इतनी अपमान झेला, मुझे नहीं लगता है कि शरद यादव जी स्वाभिमान को दरकिनार करके किसी पद के लिए किसी के पास जा सकते हैं, खासकर वैसे व्यक्ति के पास जो उनका ही अपमान किया हो। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि अगर शरद यादव जेडीयू में आते हैं तो उसका फायदा एनडीए को मिलेगा। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि अगर शरद यादव जेडीयू में आएंगे तो एनडीए को फायदा मिलता है। रामकृपाल यादव ने महागठबंधन पर शरद यादव की अनदेखी का भी आरोप लगाया। शरद जी अगर आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जेडीयू को फायदा होगा और एनडीए को भी उसका लाभ मिलेगा। विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए दावेदारी शुरू हो गई है। पार्टी दफ्तर के बाहर उम्मीदवार और उनके समर्थक पहुंचने लगे हैं। बायोडेटा के साथ उम्मीदवार पार्टी दफ्तरों में नजर आ रहे हैं। कोई फूलों के गुलदस्ते के साथ पहुंच रहा है तो कोई हथियारों के साए में। सभी का मकसद है चुनाव लड़ना और इसके लिए मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करना। सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। हम तो उम्मीद पर, चूंकि एक राजद के सिपाही हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को सेवा करने के लिए हमें पार्टी मौका दे। मैं सामाजिक कार्य करता हूं, राजनीतिक कार्य करता हूं, जन सेवक हूं। व्यवसाय वगैरह कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करता हूं, ग्रामीण चिकित्सक हूं। हम चाहते हैं कि चेहरा कला महुआ विधानसभा में स्थानीय प्रत्याशी को प्राथमिकता दी जाए। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक आवेदन देने आए हैं, जिस वजह से स्थानीय प्रत्याशी होने की वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। बाहरी प्रत्याशी को हम लोग देख चुके हैं, तेज प्रताप जी को, कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लोगों को। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता को हम भी लंबे समय से जानते हैं, कार्यकर्ता हमारी पार्टी को भी जानते हैं, तो उनके विषय में पहले से भी जानकारी होती है। और कुछ लोग अपना बायोडाटा भी आकर के देते हैं कि हमको चुनाव लड़ाना चाहिए पार्टी को। ये जो बायोडाटा है, इसमें से चयन करना कितनी जटिलता है, कितना सरल काम? हमारी पार्टी में बहुत जटिलता नहीं होती है, चूंकि सिस्टमेटिक काम होता है। एक तरफ टिकट पाने की होड़ है तो दूसरी तरफ अपनी सीट बचाने की चिंता भी है। 2020 का सियासी समीकरण 2015 से अलग है, लिहाजा कुछ उम्मीदवार सुरक्षित सीट की तलाश में भी हैं और इसके लिए जनसंपर्क भी चल रहा है। हालांकि विधायक पार्टी के अनुशासित सिपाही होने का दावा भी कर रहे हैं। हम जनता दल यू से टिकारी के एमएलए हैं और मेरा बेलागंज विधानसभा में घर है।
इसलिए पार्टी की जो भी कार्यक्रम हुए हैं बेलागंज विधानसभा का, प्रदेश से हमें इसकी जिम्मेवारी मिली। यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ, उस चीज़ को भी मैंने देखने का काम किया। और ये तो मेरा बेलागंज विधानसभा मेरा घर है और यहाँ आदेश देती है यहाँ के लिए तो आप तैयार हैं? पार्टी सर्वोपरि है, हमारे नेता सर्वोपरि हैं। हमको जहाँ से पार्टी आदेश देंगे वहाँ के लिए हम तैयार हैं। और वहीं जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने एक बार फिर कहा कि विधानसभा चुनाव में नया विकल्प तैयार होगा। महागठबंधन और एनडीए पर हमला बोलते हुए पप्पू ने कहा कि दोनों के शासनकाल में अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। इतिहास तो बनता ही है ना कभी सर, और मुझे लगता है कि यह जो वैशाली और लालगंज की धरती है, यदि मिलकर के सब सोचे तो जरूर चेंज हो। विकल्प बनाने का मैं अंतिम प्रयास करूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ, एक विकल्प दूंगा। यानी फिर से तीसरे मोर्चे की बात हो रही है? नहीं, तीसरा मोर्चा नहीं होगा। वो विपक्ष का नाम पप्पू यादव है सर। कोरोना वायरस में पप्पू, चिमकी में पप्पू, शेल्टर में पप्पू, पटना बाढ़ में पप्पू, एनआरसी में पप्पू, फिर बाढ़ में पप्पू, हर आंदोलन में पप्पू, हर बलात्कार में पप्पू, हर मर्डर में पप्पू। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सड़क हादसे में बिहार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 गंभीर रूप से जख्मी हैं। हादसे में मरने वाले लोग सिवान और गोपालगंज के रहने वाले थे, जो जीप पर सवार होकर पंजाब के अंबाला जा रहे थे। इसी दौरान बहराइच के पयागपुर हाईवे पर जीप एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। किस चीज से जा रहे थे? तो पिकअप था। हाँ, तो किस चीज से एक्सीडेंट हुआ? ट्रक खड़ा था साइड में, उसके बाद पीछे से आया और ये मार दिया। कितने लोग सवार थे उसमें? उसमें 16 लोग थे। फोर्स क्रूजर गाड़ी थी जो कि बिहार से उसमें मजदूर लदे हुए थे और अंबाला फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे। वो सड़क के किनारे खड़ी हुई एक ट्रक से टकरा गई और उसमें करीब 5 लोगों की डेथ हुई है। 11 लोग घायल हैं, जिसमें से 3 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा गया है। सुपौल में लाखों रुपए की दवा फेंक दी गई। इनमें से कई दवाइयां ऐसी हैं जो एक्सपायर भी नहीं हुई हैं। फेंकी गई दवा में आयरन की सिरप और सलाइन की बोतलें शामिल हैं। मामला त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल का है, जिसका भवन बनाया जा रहा है और पुरानी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। पुराने भवन में जो दवा रखी थी उसे फेंक दिया गया। स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो अस्पताल के मैनेजर ने इस बारे में पूछे जाने पर चुप्पी साध ली। सिरप है जो 2021 में एक्सपायर होना है और इसको कचरे के ढेरे में फेंका जा रहा है। ये 2021 का, और ये एक्सपायर किया हुआ पानी, लगभग 3 से 4 लाख का दवा जनहित का गला घोट के ये लोग इस कचरे में देने का काम कर रहे हैं। मैनेजर साहब 1 मिनट, 2021 में जो आयरन सिरप एक्सपायर होगा उसे अभी क्यों फेंका जा रहा है? मैनेजर साहब, वर्ष 2021 में जो आयरन सिरप एक्सपायर होगा उसे अभी क्यों फेंका जा रहा है? लाखों रुपये के दवाई को क्यों फेंका जा रहा है? पटना में अमीनों ने सड़क पर प्रदर्शन किया है और जल्द रिजल्ट जारी नहीं होने पर अनशन का भी ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों से बात की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। बिहार भर के अमीन के अभ्यर्थी जो है वो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पे राजस्व विभाग का जो प्रशिक्षण संस्थान है उसके दरवाजे पे यहाँ पे आप देख सकते हैं नंग धड़ंग प्रदर्शन जो है ये कर रहे हैं। सारे जो यहाँ पे अभ्यर्थी हैं वो अपने कपड़े खोल करके और यहाँ पे लगातार सरकार के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी हो रही है और मांग है कि 550 जो अमीन की बहाली होनी है, लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, बावजूद उसके अभी तक जो है बहाली नहीं हो पाई है। तो इसे लेकर के लगातार जो है नारेबाजी वगैरह हो रही है। नीतीश कुमार छात्रों के साथ अन्याय करना बंद करो। क्या आप लोग पूरा खोल के आखिर क्या मांगे हैं यहाँ पे प्रदर्शन? देख लीजिए, हम लोग पूरे बिहार में अमीन के 550 सीट पर बहाली करना है। हम लोग 5 पद में से 4 पदों की बहाली पूर्ण कर दिया गया है और पता नहीं किस आफत के वजह से, क्या दुर्भाग्य, क्या हम उसमें समस्या है कि जो 550 अमीन की बहाली नहीं किया है। लगातार आप लोग मांग करते रहे हैं लेकिन बहाली नहीं हुई। ये आंदोलन अगर नहीं मानती है बात तो क्या? नहीं मानेगी तो हम लोग यहीं पे अनशन करेंगे, भूखे अनशन करेंगे। जितने दिन तक नहीं हम लोग की मांग पूरी होगी हम लोग यहीं अनशन बनाए रखेंगे। लास्ट में हम लोग मिट्टी का तेल लाए हुए हाथ दाह करेंगे, लेकिन हम लोग अपना नियुक्ति करवा कर यहाँ से जाएंगे।
तो ये जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी सीधी सी मांग है कि लगातार कहा जाता रहा है, आश्वासन दिया जाता रहा है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द अमीन की जो बहाली है वो की जाए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान बाढ़ से बिहार में तबाही पर चर्चा हुई। साथ ही नेपाल में डैम बनाने में तेजी कैसे लाई जाए, इस पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने भरोसा दिलाया कि नेपाल से इस मुद्दे पर सकारात्मक बात चल रही है। देखिए, परमानेंट सॉल्यूशन तो वही है ही, क्योंकि अपस्ट्रीम में नेपाल है और वहाँ पर जब तक नहीं होता है तो वो बहुत मूवमेंट उसमें अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा। क्योंकि नेपाल के साइड में होना है तो नेपाल को भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो बातचीत कर रहे हैं, कुछ काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई, कुछ प्रॉब्लम्स भी है तो कैसे रिजॉल्व किया जाए। और जो विदेश मंत्री जी से मेरी बात हुई तो क्योंकि आप जानते हैं कि हजारों करोड़ बिहार का डैमेज होता है। जितना रोड सरकार बनाती है अगले साल टूट जाती है। जो बिजली का पोल है लगाता है वो अगले साल टूट जाता है। जान माल का अलग नुकसान है। कितना बड़ा आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर का सारा बर्बाद हो जाता है, जो भी खेती है। तो अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हजारों करोड़ बिहार सरकार का बर्बाद होता है। और परमानेंट सॉल्यूशन का रास्ता यही है। तो इसमें इसी के लिए हम आज मैं मिला अभी विदेश मंत्री जी से। बिहार सरकार की मंत्री बीमा भारती को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनसे आरजेडी लगातार संपर्क कर रहा है। उनके पति अवधेश मंडल के जरिए इस बारे में जब न्यूज़ 18 ने बीमा से बात की तो उन्होंने ऐसी अटकलों पर जवाब देते हुए साफ किया कि वो खुद जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनके पति आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उनसे बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के नेता बीमा भारती, जिनके बारे में चर्चा था कि वो उनसे आरजेडी ने संपर्क साधा है। हम सीधे बीमा भारती से ही बात करते हैं। बीमा जी, क्या ये सच है कि आरजेडी वालों ने आपसे संपर्क साधा था? देखिए, आरजेडी वाला से तो हमको कोई ताल्लुक नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को नेता मानते हैं और उन्हीं के दल से हम चुनाव लड़ेंगे और लड़ते आए हुए हैं। इसलिए दूर दूर तक नहीं आरजेडी का चर्चा है। और मेरा क्षेत्र जो है कि पूरा अच्छा है और वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे फिर से दोबारा टिकट मिलेगा और वहाँ से जदयू से ही हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपने तो साफ कर दिया कि जेडीयू से लड़ेंगे, लेकिन क्या आरजेडी वालों ने संपर्क साधा था? नहीं, हमसे नहीं संपर्क साधा था। हमसे कोई दूर दूर तक भी नहीं संपर्क हुआ है। जो भी मैसेज इधर जो फैला था तो गलत हो गया था कि न्यूज़ में भी चल गया था कि आरजेडी में संपर्क हो रहा है, ये से वैसे, तो तरह तरह का लोग चर्चा कर रहे थे। ऐसा कोई बात नहीं है। हम जदयू से ही चुनाव लड़ेंगे। हमारा नेता नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में विकास के नाम से जाने जाते हैं और विकास काफ़ी हुआ है। लेकिन बीमा जी, सवाल इसलिए उठ रहा है ना, चर्चा आप भी बोल रही कि चर्चा हुई थी। ये चर्चा होने के बहुत दिनों के बाद आप मीडिया में नहीं आए थे, इसलिए सवाल मजबूत हो गया था। और ये हम लोग का इनपुट है कि शायद आरजेडी वालों ने आप लोग से संपर्क साधा था, आपने मना कर दिया था। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम तो जो भी मीडिया के लोग आए थे, जो भी संपर्क हमसे हुआ है, उनसे साफ साफ हम बता दिए हैं। तो हमसे संपर्क नहीं हुआ है। तो आपके पति के बारे में चर्चा को आरजेडी से लड़ेंगे? कल यानी 1 सितंबर से पूरे देश में जेईई मेंस की परीक्षा होनी है। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पटना में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। राजधानी के आशियाना दीघा रोड के एक ऐसे ही परीक्षा सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक पूरे देश में ये इसका जो है एग्ज़ाम होना है और इसको लेकर के जो है तैयारी मुकम्मल की गई है। जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, उसका अनुपालन पटना के भी सेंटर्स पे किया जा रहा है। पटना में तकरीबन 20 सेंटर बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, जो देख सकते हैं आशियाना दीघा रोड स्थित जो है ये सेंटर है और इस सेंटर पे भी जो है वो तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। जो SOP जारी किए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसका अनुपालन यहाँ पे कराया जाएगा। और हैंड सैनिटाइजर से लेकर के मास्क लगाना जो अनिवार्य है, उसको लेकर के भी यहाँ पे तैयारी की गई है। और ये स्काई
यूटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जो है ये सेंटर है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जो चूँकि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये गाइडलाइन जारी किया गया है कि सोशल डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल होना चाहिए, तो उसको देखते हुए यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है, एक चेयर छोड़ के दूसरे चेयर पे जो लोग हैं वो बैठेंगे और जो अभ्यर्थी हैं उनको कोई तरह की परेशानी ना हो, तो इस बात का भी यहाँ पे खासा ध्यान रखा गया है। और यही वजह है कि इस सेंटर पे पूरे तौर पे कह सकते हैं तो सैनिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है, साफ़ सफाई जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। जो अभ्यर्थी आएंगे एग्ज़ाम देने उन्हें तकरीबन 1 घंटा पहले यहाँ आने की जो है वो बात कही गई है। तो यहाँ हर टेबल के सामने आप देख सकते हैं कि CCTV जो है वो लगाई गई है और लाउड स्पीकर्स भी लगाए गए हैं। और इसका पूरा मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उनके द्वारा किया जाएगा। और इस बात का जो है पूरे तौर पे फोकस किया गया है इस बात पे कि जो अभ्यर्थी हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो भी मुकम्मल हो और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए हो। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है यहाँ जो है तैयारी कर ली गई है। अब इंतज़ार है कि कल जब यहाँ पे अभ्यर्थी आते हैं, एग्ज़ाम देने आते हैं, तो उन्हें जो है किस तरह से इन सुविधाओं को दिया जाए। तो इन तमाम बातों का ध्यान में रखते हुए जो है वो तैयारी यहाँ पे की गई है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर स्वच्छ नल का जल योजना मधेपुरा में दम तोड़ती नजर आ रही है। बीते साल अगस्त महीने में ही मुख्यमंत्री की पहल पर बड़ी तामझाम से जिले के 1000 से ज्यादा वार्डों में करीब 500 करोड़ की लागत से बने नल जल योजना की शुरुआत की गई, लेकिन लापरवाही का आलम ऐसा कि चंद महीने बाद ही लोग स्वच्छ पेयजल के लिए तड़पने लगे। जिला मुख्यालय से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा सुखासन वार्ड नंबर 7 के लोगों की शिकायत है कि विभाग को शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही और लोगों को पेयजल की सप्लाई नहीं हो पा रही। वहीं PHED विभाग के अधिकारी बताते हैं कि जल्द खराब पड़ी मशीन को शुरू कर दिया जाएगा। सरकार जब से लगा के गए तब से ही थोड़ी चालू है, तब से बंदे है न पड़ल, पानी नहीं मिले ना कभी न पानी मिले है। नीतीश सरकार के एक बार बोलबो नहीं आ नया नगर सुखासन मधेपुरा जिला में 7 नंबर वार्ड में गली नली योजना जो है क्या वह स्वच्छ है कि गंदा है, वह भर गया कि टूट गया कि में क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पैसे और अथी से कागज पर काम किया जा रहा है कि ये एकदम स्वच्छ अभियान, स्वच्छता अभियान जारी है, अस्वच्छता कहीं नहीं। लेकिन उस योजना का रखरखाव नहीं किया गया, खासतौर से ऑपरेटर का मानदेय वगैरह नहीं दिया गया, जिससे योजना चल के बंद हो गया। तो हम लोगों ने विभाग के संज्ञान में दिया, तो विभाग द्वारा उन पर कई कार्रवाई करते हुए उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और फिर से हम लोग चलाने के लिए नया निविदा निकाल रहे हैं, दूसरे एजेंसी के माध्यम से चालू कर रहे हैं। जमुई शहर को साफ सुथरा रखने और कचरा प्रबंधन के नाम पर करोड़ों की गाड़ियों की खरीदारी की गई, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी खरीदी गई गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं हो पाया। कचरा प्रबंधन करने वाली गाड़ियां खुद अब कचरा बनकर रह गई हैं। तकरीबन 6 साल पहले गाड़ियों की खरीदारी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन आज वो बेकार पड़ी हुई हैं। जमुई नगर परिषद के बाहर करोड़ों की गाड़ियों का हाल बता रहे हैं सहयोगी केसी कुंदन। लगभग 5 से 6 साल पहले जमुई नगर परिषद शहर के साफ सफाई और कचरा मैनेजमेंट के लिए करोड़ों रुपए के खर्च कर वाहनों की खरीदारी की थी, मशीन की खरीदारी की थी। लेकिन उस मशीन की हालात और वाहन जो है उनका स्थिति क्या है वो साफ तौर पर दिख रहा है। नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने जो सड़क है, मुख्य सड़क है, वहाँ पर ये वाहन लगे हुए हैं और बताया जा रहा है कि ये कचरा मैनेजमेंट के लिए वाहन लाए गए थे, खरीदारी हुई थी, करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। और इस तरह के कई वाहन हैं जो नगर परिषद कार्यालय परिसर के दूसरे तरफ भी खड़े हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि उनका सदुपयोग नहीं हुआ। अब तक एक बार भी इस मशीन का उपयोग नहीं किया गया है। देख सकते हैं कि रखे रखे मशीन अब नीचे से खराब हो रहे हैं, झाड़ लग गए हैं। अब स्थिति का अनुमान कोई भी लगा सकता है कि ये रखे रखे मशीन कितने खराब हो सकते हैं। नगर परिषद कार्यालय के परिसर के ठीक पीछे बगल में जो इस मशीन के जो वाहन है वहाँ उनकी भी खराबी हो रही है, लेकिन उपयोग हालात तो बहुत बुरा है। जिस काम के लिए आया उस काम का तो यूज हुआ नहीं है। हाँ। उसका उपयोग नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो उपयोग नहीं हुआ। तो क्या मानते हैं इसको, कितना सही है? ये तो घोर लापरवाही है नगर परिषद की। अच्छा, अलग है कि नगर परिषद के चालक भी, उनसे पूछेंगे। अच्छा ये बताइए किस तरह का मशीन खरीदा गया था? ये मशीन जो है सो शहर का कचरा साफ करने, इसका काम कहना था साहब लोग का कि सारा कचरा अपने अंदर ले करके
इसको गला देगा। इसका उपयोग कब खरीदा गया था, इसका काम हुआ कि नहीं, एक बार चला है कि नहीं? एक बार नहीं, ये नहीं चला है। एक बार पर इसका गाड़ी जो है ट्रक जिस पर एक लदा हुआ है वो सामने में लगी हुई है। उसको हम 2 दिन मार्केट में हम खुद इसको चलाए थे अरविंद बाबू के टाइम में। करोड़ों रुपए की लागत से मशीन की खरीदारी हुई तो उसका सदुपयोग क्यों नहीं हुआ, जबकि ये जनता के पैसे, सरकारी पैसे से खरीदे गए ये मशीन है। इनका सदुपयोग होता तो शहर वासियों को सुविधा मिलती, लेकिन नगर परिषद के लापरवाही और अधिकारियों की मनमानी की वजह से ये मशीन खराब हो रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। बांका में मामूली विवाद में एक ही समुदाय के 2 पक्षों की भिड़ंत देखते देखते खूनी झड़प में बदल गई। घटना पंजवारा थाना के सबलपुर की है, जहां मारपीट की शुरुआत मुहर्रम को लेकर पहले लाठी भांजने को लेकर हुई। पहलाम में भीड़ ले जाने से मना करने पर एक पक्ष ने बमबारी शुरू कर दी, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक हवलदार भी शामिल है। प्रशासनिक आदेश के मुताबिक गांव के खलीफा की ओर से पहलाम में भीड़ से बचने की बात कही गई थी। इसी बात पर कुछ लोगों ने बमबारी शुरू कर दी। फिलहाल बांका एसडीपीओ ने कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया है। हो रहा था, हम छुड़ाने के लिए आए, निशान सब विसर्जन करने के लिए भेजे और वो घर घुसा और जो है बम मार दिया। उसका कहना यही था कि हम जाएंगे मारना, प्रशासन हमको जैसा आदेश देगा वैसा ही नहीं करेंगे। चीज का चोट लगा, बम का मारा। बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां बखरी थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। चंद्रभागा नदी के किनारे जंगल में 2 युवकों का शव बरामद किया गया है। मृतक के परिजनों के मुताबिक प्रेम प्रसंग में इन दोनों युवकों की हत्या की गई है। 25 अगस्त को गांव की ही एक युवती ने अपने प्रेमी राजीव सदा को फोन पर यह कहकर बुलाया था कि तुम नहीं आओगे तो उसके परिजन उसकी शादी कहीं और करा देंगे। इसके बाद राजीव सदा अपने एक दोस्त के साथ प्रेमिका से मिलने बागबन गांव पहुंचा था, लेकिन उसके बाद से वो दोनों लापता था। रविवार की शाम जंगल से बदबू आने पर पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद तलाशी में दोनों का शव मिला। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बोले तुम बुलाई उसको, तुमको कैसे नहीं पता, फिर भी कितना टॉर्चर के नहीं बता। हम बोले ठीक है। उसके बाद ढूंढना शुरू किए। हम लोगों के तो घर बहुत दूर है। उसके बाद देखे तो सही में लाश दोपहर हुआ है। पटना में खुसरूपुर थाना क्षेत्र के बड़ा हसनपुर के पास बख्तियारपुर के भाजपा विधायक रणविजय सिंह के काफिले में घुसकर आरजेडी कार्यकर्ताओं से भरे स्कॉर्पियो ने बोलेरो में टक्कर मार दी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट शुरू हो गई। जिसके बाद गुस्साए बीजेपी विधायक रणविजय सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। बाद में खुसरूपुर और फतवा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित कार्यकर्ताओं को शांत कराया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरजेडी कार्यकर्ताओं के खिलाफ खुसरूपुर थाने में केस दर्ज कराया है। पर हमने लिख के आप हमारे लोग दिए हैं और इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। हम इतने कहते हैं, बढ़िया पदाधिकारी एफएफपी थाना प्रभारी ग्रामीण साहब से बात हुई थी। ग्रामीण साहब थाना प्रभारी को भेजे हैं। थाना प्रभारी द्वारा कहा गया है कि लिख के दीजिए, उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये अन्याय हो रहा है। ये तो 15 साल का पहले का गुंडा राज ला रहा है। ये सब नहीं चलने वाला इस सरकार में है। हमारे कार्यकर्ताओं को चाहता है डरा देना, धमका देना कि इनके साथ कोई नहीं चले, लेकिन ये सब चलने वाला नहीं है। गुंडा ही नहीं चलेगा। बात करते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी की। पटना के एक दिव्यांग युवक को फेसबुक पर एक हीरा कारोबारी की लड़की से दोस्ती हो गई। बात फोन पर बातचीत तक पहुंची, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। फिर दोनों ने इस रिश्ते को पवित्र शादी का नाम दे दिया। लेकिन इस प्रेम कहानी में कई ट्विस्ट हैं, जिसकी वजह से दूल्हा गुजरात पुलिस की गिरफ्त में है। जरा इस प्रेम कहानी को समझिए। पटना के कदम कुआं के लोहानीपुर दास लेन के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट आकाश की फेसबुक पर गुजरात के अंकलेश्वर के रहने वाले एक हीरा कारोबारी की बेटी से दोस्ती हुई। मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई, फिर धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ता गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई और शादी करने का फैसला कर लिया। और गुजरात के अंकलेश्वर से लड़की पटना में अपने प्रेमी से शादी रचाने और नई जिंदगी शुरू करने के लिए 27 अगस्त को घर से फरार हो गई और फ्लाइट पकड़कर पटना पहुंच गई और सीधे आकाश के घर जा पहुंची। 3 दिनों तक साथ रहने के बाद रविवार को राम गुलाम चौक के पास धर्मशाला मंदिर में शादी रचा ली। लेकिन तभी गुजरात पुलिस यहां आ धमकी, जिनके साथ लड़की के परिजन भी थे। हालांकि लड़की अपने माँ बाप के पास जाने को तैयार नहीं थी, वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन गुजरात पुलिस ने लड़का लड़की दोनों को पकड़ लिया और कदम कुआं थाने में कागजी कार्रवाई के बाद दोनों को रात में ही फ्लाइट से लेकर गुजरात चली गई। मुझे आपके साथ, मैं अपने सास ससुर और अपने पति अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। कोई नहीं मरेगा, मुझे मार के जो करना होगा वो करना। मुझे नहीं जाना, मैं नहीं चाहूँगी। आप अस्पताल रोड पे पहुँचो।
होंगे मेरे साथ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने परिवार के साथ, अपने सास ससुर, अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं जाना कहीं।